हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो हमने प्रॉपर टाइम लेकर अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो बेसिक्स थे सिग्नल से रिलेटेड या सिस्टम से रिलेटेड, उसमें हमने अच्छा खासा टाइम लिया कि वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आगे हमें एप्लीकेशन देखना है। तो अब आपके वो बेसिक्स अगर स्ट्रांग हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन। जितने भी चैप्टर्स आगे हम पढ़ेंगे उसमें जो भी सिग्नल्स आपने देखे हैं उन्हीं सिग्नल्स को हम कहीं ना कहीं इनपुट की तरह अप्लाई करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से पास करेंगे। आउटपुट इनपुट का हमें एनालिसिस हमें करनी पड़ सकती है। हो सकता है हम टाइम डोमेन में एनालिसिस करें, हो सकता है हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करें। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट टूल हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज फूरियर सीरीज। तो आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज। कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन in terms of either sinusoidal signals and DC signal और in terms of exponentials, complex exponentials, ये आज हमारा डिस्कशन होगा। तो फूरियर सीरीज पर पहले भी एक दो लेक्चर्स हमारे कभी कभी हुए हैं कंडक्ट, लेकिन इस लेक्चर को फिर से करने का पर्पस ये है कि जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम चाहते हैं 3 to 4 आवर्स में पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएं। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो भी आप अगर खुद से भी रिवाइज करेंगे तो आपको 3 to 4 आवर्स आप एक चैप्टर के रिवीजन में देते। तो वही हमारा पर्पस है कि वो 3 to 4 आवर्स आप सिर्फ आराम से बस देखिए अगर आपके पास नोट्स हैं तो। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरे नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं। इसके बाद बिल्कुल आपका वही कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपका अभी तक आपने गेन किया है। तो अगर हम शुरू करें तो जैसे हमने एक सिग्नल देखा, ये सभी चीजें आगे हमने अभी जो हम डिस्कशन करेंगे ये डिस्कशन हम डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज के वीडियो में भी हमने किया है, इसलिए हम उसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, फिर भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर हमने कहा कि हमारे पास कोई एक एक्सपोनेंशियल है e⁻j ओमेगा नॉट टी, तो हम जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ये हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल है, जिसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि ये ओमेगा नॉट इंटू टी ये टोटल फेज एंगल है। अगर हम इसको कंपेयर करें r⁻j थीटा से तो ये टोटल ये हमारी थीटा वैल्यू फेज एंगल की, जिसमें से ये ओमेगा नॉट पर्टिकुलरली क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे पास ये सिग्नल होता, अगर हम इसको नाम दें फाई ऑफ टी, तो हम कहते हैं ये सिग्नल हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट है। अगर हम यहां पर लिख दें j 2 ओमेगा नॉट टी, तो अभी भी ये e⁻j थीटा है, मतलब ये पूरी चीज हमारा फेज एंगल है ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट टी, जिसमें से अगर हम t को हटा दें तो बची हुई चीज हमारे लिए फ्रीक्वेंसी, मतलब अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट टी। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा नॉट टी। तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे, अगर हम यहाँ लिख देंगे 3 तो मतलब एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 ओमेगा नॉट होगी। तो अगर हमने एक टर्म डिफाइन किया फाई के ऑफ टी e⁻j k ओमेगा नॉट टी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, इस k पर डिपेंड करती है। जो भी k की इंटीजर वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उतने टाइम्स आपको ओमेगा नॉट या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर हम कहें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हम अगर लिख रहे हैं कि ओमेगा नॉट हमारी क्या है, अगर ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब वो मिनिमम, मतलब आप अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं तो मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद वो चीज अपने आप को पीरियोडिक सिग्नल रिपीट करता है। पीरियोडिसिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो ये वो मिनिमम टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग अगर हमने कहा फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, तो इस ओमेगा नॉट का जितने मल्टीपल टाइम्स ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम देखें तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी k टाइम्स ओमेगा नॉट। अगर हमने कहा कि ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब उस कंडीशन में ये जो एक्सपोनेंशियल होगा हम कहेंगे कि ये हमारे kth हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये चीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इफ इट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी then this k term is known to be number of harmonics। तो इनकी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फूरियर सीरीज का स्टेटमेंट है फूरियर का, कि फूरियर सीरीज में हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को, जो चाहे साइनसॉइडल हो या नॉन साइनसॉइडल हो नेचर, उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो अगर हमने अभी ये देखा कि फाई k ऑफ t, इसमें जो भी हम k की वैल्यूज पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, kth हार्मोनिक का कंपोनेंट है, ऐसे ही अगर हम 2 ओमेगा नॉट लिखते तो हम कहते हैं ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, तो ये सेकंड हार्मोनिक का कंपोनेंट है। तो ऐसे अगर हम अगेन इन सभी एलिमेंट्स को हम देखें, जैसे e⁻j ओमेगा नॉट टी और e⁻j ओमेगा 2 ओमेगा नॉट टी, तो आप जानते हैं कि अगर हम इसको एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर लें e⁻j ओमेगा नॉट टी इंटू e⁻j 2 ओमेगा नॉट टी को, या फिर आप लिखें 2 ओमेगा नॉट टी और 3 ओमेगा नॉट टी को, तो हमेशा ये जो इंटीग्रल आपको मिलेगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब जितने भी हार्मोनिकली रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी आपस में कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल नेचर के होते हैं। तो फूरियर का ये स्टेटमेंट है कि अगर हम ये जो ऑर्थोगोनल हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं,
अगर हम इनका एक कंप्लीट सेट डिफाइन करें तो उस कंप्लीट सेट की हेल्प से हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के टर्म्स में हमने ये भी देख लिया है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में हम देखते हैं तो उस केस में अगर आप k की वैल्यू को -इंफिनिटी से +इंफिनिटी वेरी करेंगे, हर केस में जो आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा वो सभी एक्सपोनेंशियल्स यूनिक होंगे, मतलब वो किसी भी दूसरी k की वैल्यू के लिए आपको वो चीज सेम नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर हम इसका कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां से अगर हम देखें कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट, तो ये कंप्लीट सेट में हमें k की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी पड़ेगी। उस केस में ये जो आपका सेट है phi k ऑफ t, ये phi k ऑफ t में क्या क्या वैल्यूज होंगी, आपको k की वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तब जाकर आपका क्या होगा, एक कंप्लीट सेट डिफाइंड होगा, क्योंकि सभी एक्सपोनेंशियल्स कैसे हैं, एक दूसरे से अलग नेचर के, मतलब एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग है। तो यहां पर आप k की वैल्यू -इंफिनिटी से लेकर अगर सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें, phi -2 ऑफ t, phi -1 ऑफ t, phi 0 ऑफ t, इसी तरह अगर आप इंक्रीज करें phi 1 ऑफ t, phi 2 ऑफ t अप टू सो ऑन इंफिनिटी। तो ये जो आप k की वैल्यू को अगर इसमें आप -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी पुट करेंगे, तब जो आपके पास जितने सिग्नल्स मिलेंगे उन सभी की हेल्प से फूरियर का यही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सभी एक्सपोनेंशियल्स कैसे हैं, हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल्स हैं। तो अगर हम इन हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें तो हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो आप यहां पर अगर लिखें तो स्टेटमेंट हमारा क्या है फूरियर सीरीज का, ये स्टेटमेंट है that we can convert or we can express any periodic signal in the form of linear combination of harmonically related कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है। ये तो हम क्यों करना चाहते हैं एक्सप्रेस, मान लीजिए हमने ठीक है कह लिया कि आपको ये चीजें और डिटेल में जैसे मैंने बात की दिख जाएगी आपको, जब आप डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज का लेक्चर देखेंगे तो वहां पर दिखेगा कि कैसे हम n डायमेंशनल स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हर एक ये जो फंक्शन है ये एक एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सभी का पर्टिकुलर कंपोनेंट लेकर आप किसी भी वेक्टर को जो आपके पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, उस किसी भी वेक्टर को आप इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या फायदा होगा, अगर हम रिप्रेजेंट कर लिया हमने इस फॉर्म में तो हमें क्या फायदा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो एडवांटेज है हमारा, जो बेसिक आपका पर्पस है करने का, कि आपने ये पढ़ रखा है, अभी आपने लास्ट लेक्चर जब देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था आइजन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लीजिए कि हमारा ये कोई एलटीआई सिस्टम है, अगर हम कह रहे हैं ये एलटीआई सिस्टम है जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन हम कहें h ऑफ s है या h ऑफ ओमेगा है, ठीक है। ये चीज अगर आप यहां पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, से इट इज e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, या ये क्या हो j k ओमेगा नॉट t, किसी भी हार्मोनिक का अगर आपने एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लाई किया, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट इज व्हाट, तो टाइम डोमेन में अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म अगर होता है ht मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स, तो आप yt की वैल्यू लिखते xt कन्वॉल्व्ड विद ht। अगर आप इसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहते हैं तो ये आपको पता है h ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू, ये सभी चीजें थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस किया ही है इनको, कि y ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू x ऑफ ओमेगा इनटू h ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये तो अगर e टू द पावर j ओमेगा नॉट t है, आगे जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कि अगर हम डेल t लेते हैं, अगर डेल t सिग्नल आपने लिया तो इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर आप ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो 1 का ट्रांसफॉर्म क्या मिलता है आपको, ये सभी चीजें आपको पता होंगी, तो इतना हम डिस्कस कर सकते हैं अभी, 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से यहाँ 1 ले लिया, तो ये 2 पाई टाइम्स यहाँ पर t को हमने रिप्लेस किया माइनस ओमेगा से, क्योंकि ये इवन फंक्शन था इसलिए 2 पाई डेल ओमेगा। तो अगर 1 कांस्टेंट है तो 2 पाई डेल ओमेगा, अगर कोई a कांस्टेंट होता तो a के लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी होती, 2 पाई a डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है ये चीज। तो अगर हमें इसका ट्रांसफॉर्म देखना है e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का ट्रांसफॉर्म, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कि अगर xt का ट्रांसफॉर्म आपको पता है x ऑफ ओमेगा, तो अगर हम इसको e टू द पावर j ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये चीज आपको पता है। तो अगर हम कहें कि हमें 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखा अभी आपने,
2 पाई डेल ओमेगा। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया e टू द पावर j ओमेगा नॉट t से इंटू 1, तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो ये हमें चाहिए था e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का ट्रांसफॉर्म, वैल्यू क्या आ गई 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो अगर हम इस रिलेशन से देखें कि y ऑफ ओमेगा की वैल्यू, तो x ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, h ऑफ ओमेगा के साथ। अब आप जानते हैं इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स फंक्शन, कि ये 2 पाई तो कांस्टेंट है। ये अगर हम कहें कि h ऑफ ओमेगा इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ये वैल्यू हमारी इस, आप कैसे फाइंड करते हैं, कभी भी अगर आप लिखते हैं xt इंटू डेल टी, जैसे टाइम डोमेन में अगर हम लिखते हैं xt इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट, तो ये वैल्यू हमेशा एक इंपल्स को ही शो करेगी। किसी भी फंक्शन का इंपल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंपल्स मिलेगा, उसी पॉइंट पर मिलेगा जहां पहले इंपल्स था। अब इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी एरिया की, जो इस फंक्शन की वैल्यू है जहां पर ये इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आपने यही लिखा x ऑफ टी नॉट। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई टाइम्स, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो h ऑफ ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू जहां ये इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ओमेगा नॉट पर इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब अगर ये हमारा आउटपुट है जिसमें से हम कहें कि ये जो टर्म है हमारा, ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, ये h ऑफ ओमेगा नॉट, जो भी इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, उसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा की वैल्यू के लिए, ओमेगा नॉट की वैल्यू के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो 2 पाई कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट मिला आपको। अगर आप इसका इनवर्स ले लें, अगर आपको टाइम डोमेन में चाहिए तो इसका इनवर्स लेंगे। अब जैसे अभी यहां से देखा हमने 1 का ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओमेगा, और आपने ये कहा कि अगर a है तो a का ट्रांसफॉर्म क्या आएगा 2 पाई a डेल ओमेगा। अगर हम इसमें e टू द पावर j ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई कर दें a e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो यही टर्म है हमारे पास। अगर हम इसका इनवर्स लेंगे तो ये चीज मिलेगी a e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, जहां पर a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको h ऑफ ओमेगा नॉट दिख रही है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो हमें yt की वैल्यू क्या मिलेगी, yt इक्वल्स टू, देखिए अगर सिर्फ 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होता तो इनवर्स की वैल्यू क्या आती 1 आती। यहां पर हमारे साथ 2 पाई के साथ क्या है h ऑफ ओमेगा नॉट भी, तो इसलिए जो रिजल्ट आया हमारा दैट इज h ऑफ ओमेगा नॉट इनटू e टू द पावर j ओमेगा नॉट ti। ये चीज समझ रहे हैं। अगर ये h ओमेगा नॉट नहीं होता तो सिर्फ इतना इंपल्स आता, e टू द पावर, इसका इनवर्स क्या आता, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t आता। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां भी ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया। तो मतलब आपने अगर e टू द पावर j ओमेगा नॉट t अप्लाई किया इनपुट में, तो आउटपुट में भी आपको वही चीज मिल रही है। अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज x ऑफ t, और ये हमारा जो भी कांस्टेंट मिल रहा है, तो इसी को आपने डिफाइन किया आइजन वैल्यू के नाम से, कि इसको आपने कहा कि ये आपका आइजन फंक्शन है। अगर आप कोई ऐसा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आउटपुट आपको सेम चीज मिल रही है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर, तो आपने इसको नाम दिया, इसको हम कह सकते हैं हमारा आइजन फंक्शन है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारी क्या आइजन वैल्यू है। तो अगर हमने किसी पीरियोडिक सिग्नल को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया, तो हर एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए जो आउटपुट बनेगा वो आउटपुट कैसा होगा हमारा, वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, बस इसके अकॉर्डिंग कुछ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अब अगर ये एलटीआई सिस्टम है तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी से कि अगर इसमें एक इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस इनपुट को हमने 100 टाइम्स या 200 सिग्नल्स में आपने अगर ब्रेक कर लिया, इनफाइनाइट सिग्नल्स में ब्रेक कर लिया, तो उस पूरे सिग्नल की वजह से जो आउटपुट होगा वो आप हर एक इंडिविजुअल सिग्नल की वजह से आउटपुट देखकर फाइनली उसको सम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम पूरे पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपोनेंशियल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लें और हर एक्सपोनेंशियल का आउटपुट हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ओवरऑल आउटपुट भी हमारा इजीली निकल जाएगा। तो इसलिए आप यूज करेंगे फूरियर सीरीज मेथड। तो यहां पर जैसे आपने लिखा कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कर सकते हैं, हार्मोनिक्स को आप समझ गए। एक सिंपल और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हार्मोनिक्स के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी सिग्नल हो, वो सिग्नल हमारा क्या हो सकता है, साइनोसॉइडल हो सकता है, नॉन साइनोसॉइडल हो सकता है। तो अगर हमने कोई एक सिग्नल मान लिया, लेट इट इज xt, ये सिग्नल अगर हमारे पास ऐसा ये कोई सिग्नल, अगर हम मान लें ये हमारा कोई सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल अगर है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। हम सिर्फ पॉजिटिव साइड में भी अगर बना लें, ठीक है, ये t के रिस्पेक्ट में ये आपका सिग्नल है। इधर भी हम शो कर लेते हैं, ये हमारे पास ऐसा सिग्नल, ठीक है। अगर हम ये कोई भी वैल्यू मान लें, एम्पलीट्यूड हम शो नहीं कर रहे, तो यहां से आप देखकर ये कह सकते थे कि इस सिग्नल की जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी, वो टाइम पीरियड कितना है
ये अपना एक ऑसिलेशन जैसी वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है यहाँ ओरिजिन पर, वैसी ही चीज आपको यहाँ पर फिर से चेंज होती हुई दिख रही है। मतलब आप कह सकते थे इस सिग्नल के लिए ये टोटल क्या है, इसका टाइम पीरियड xt का ये टाइम पीरियड है। और अगर ये t है तो इसके टर्म्स में हम ओमेगा नॉट भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू क्या होती, 2π/t से हमें मिल जाती। तो ये एक सिग्नल है जो पीरियोडिक है, जिसका अपना कुछ टाइम पीरियड है, अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है फूरियर सीरीज का, वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसे किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपोनेंशियल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल्स का जो आपने इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन लिया है, उससे क्या चीजें अल्टीमेटली निकल कर आएंगी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को आप कंबाइन करेंगे तो वो कॉस या साइन के टर्म्स में फॉर्म मिलेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एट 0 फ्रीक्वेंसी है, जब आप कहें e⁻j 0 ओमेगा नॉट t, वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो अल्टीमेटली आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को साइन, कॉस और कुछ डीसी वैल्यू के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ सिग्नल्स ऐसे होते, सपोज हमने कहा कि एक सिग्नल हमारे पास ऐसा है, अगर ये हमारा एक सिग्नल है, इस सिग्नल के लिए भी अगर हम देखें, अगर आप इसको देखेंगे तो जितनी आपको यहां से दिख रहा है ये रेड सिग्नल, यहां से लेकर यहां तक में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम इस सिग्नल को देखें, ये जो ब्लू से हमने स्क्वायर वेव ड्रॉ की है, ये भी अपना एक पीरियड उसी टाइम में कंप्लीट कर रहा है। मतलब अगर हम देखें इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को अगर आपने ओमेगा नॉट नाम दिया, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। अगर हमने एक दूसरा सिग्नल डिफाइन किया, सपोज हम ये एक सिग्नल ऐसा शो कर दें, अगर ये ऐसा अगर हमने एक सिग्नल शो कर दिया, अब इस सिग्नल को देखिए, इस सिग्नल में जितनी देर में ये दोनों सिग्नल्स अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे थे, उतनी ही देर में ये जो ब्लैक से हमने सिग्नल बनाया है, ये अपने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहे हैं, 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है। तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ट्वाइस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा नॉट। ये जो स्क्वायर वेव हमने लिया था, इसकी फ्रीक्वेंसी ही हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताई है ओमेगा नॉट। तो प्रॉपर्टी ये कहती है फूरियर सीरीज कि अगर हमारे पास ऐसा कोई नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो हमें साइन और कोसाइन सिग्नल्स के अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ले लें तो हम किसी भी शेप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं इसका स्टेटमेंट। तो ये जो सिग्नल है, अगर हम ये ओरिजिनल स्क्वायर वेव को इस रेड सिग्नल के साथ कंपेयर करें, तो हम कहेंगे ये जो हमारा सिग्नल है, ये इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम देखें तो हम इस सिग्नल के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इस स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्टली इक्वल्स है, देयरफॉर हम कहेंगे कि ये हमारे, या तो हम कहें फंडामेंटल कंपोनेंट है हमारा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, या फिर हम कहें कि इट इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट हार्मोनिक्स, ये हमारे फर्स्ट हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप इस ब्लैक के लिए देखेंगे, तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव से डबल है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे सेकेंड हार्मोनिक्स का कंपोनेंट है, ये हमारे सेकेंड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह जो भी सिग्नल आप ले रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जिस पीरियोडिक सिग्नल को आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसके कंपैरिजन में जितने नंबर ऑफ टाइम्स होगी, आप कहेंगे कि वो उस पीरियोडिक सिग्नल के उस हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अब यहाँ से अगर हम देखें कि कैसे हमें फूरियर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या चीजें आपको पढ़नी है फूरियर सीरीज में, तो पहली चीज तो ये देख ली हमने कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे आप लिख दें 1/2 e⁻j 3 ओमेगा नॉट t प्लस 1/6 e⁻j 6 ओमेगा नॉट t। तो क्या कहेंगे हम, ये जो चीज हमने लिखी है, ये दोनों हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, हार्मोनिकली रिलेटेड हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और ये हमने क्या ले रखा है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रखा है। तो यही चीज हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो जो फूरियर सीरीज में आपको फूरियर सीरीज एक्सप्रेशंस देखने हैं, वो मेनली आपको 3 फूरियर सीरीज को पढ़ना है। फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक, और थर्ड वन इज आपकी पोलर फूरियर सीरीज। तो अगर हम एक्सप्रेशंस देख लें, तो सबको अब हम यहाँ पर तीनों फूरियर सीरीज को अभी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, और तीनों के बीच हम रिलेशन भी यहीं देखेंगे, कहाँ कैसे यूज करना है वो भी हम चीजें अभी समझेंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए एक बार। अगर हम पहले लिखें एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, तो इसके केस में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, आप 2 इक्वेशंस लिखते हैं। अगर आपको x ऑफ t सिग्नल रिप्रेजेंट करना है, तो अभी हमने कहा कि इसको अगर हम हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन है आपकी समेशन फ्रॉम
k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a k e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। ये आपकी सिंथेसिस इक्वेशन, और अगर यहीं से इसको भी हम देखेंगे, एक्सपैंड करेंगे, इसका पूरा सिग्निफिकेंस देखेंगे। अगर आप इसको ओपन करते तो अगर आप 0 पुट करते तो a0 इंटू e टू द पावर j0 मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलती a0। उसके बाद आप k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये a1 e टू द पावर j 1 ओमेगा नॉट t, a2 e टू द पावर j 2 ओमेगा नॉट t, इस टाइप के आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। तो ये आपकी, आप इसको नाम देते हैं सिंथेसिस इक्वेशन, इट इज सिंथेसिस इक्वेशन। और अगर आपने ak की वैल्यू डिफाइन की तो यहां से आप ak फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन t। कोई भी एक टाइम पीरियड का आप इंटीग्रल ले सकते हैं, माइनस t/2 से t/2 ले लें, 0 से t ले लें, माइनस t/4 से प्लस 3t/4 ले लें, ये सभी चीजें आपको इसको सेटिस्फाई करेंगे। इनटू जिस सिग्नल का निकालना है e टू द पावर माइनस jk ओमेगा नॉट t dt। तो ये हमारी इक्वेशन कहलाती है एनालिसिस इक्वेशन। ठीक है, ये एनालिसिस इक्वेशन, ये सिंथेसिस इक्वेशन। अगर हम पहले सिर्फ फॉर्म लिख रहे हैं तो नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल को x ऑफ t इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा नॉट t एंड प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी bn sin 1 ओमेगा नॉट sin n ओमेगा नॉट t। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करते तो क्या चीज बनेगी वो भी अभी हम देखेंगे। तो यहां से अगर आप इन कोफिशिएंट्स को देखें तो ये जो a0 है, इट इज एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल। हाउ वी कैन फाइंड एवरेज वैल्यू है, मतलब ये क्या देगा हमें, एरिया इन वन पीरियड, एरिया इन वन पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं वो क्या है, एक टाइम पीरियड का एरिया फाइंड कर लीजिए, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए सिग्नल को इंटीग्रेट कर लीजिए। जो भी सिग्नल है आपका xt dt, आपने अगर एक सिग्नल यहां पर कुछ भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल ले लिया, अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया और इसको अगर आपने टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। लेकिन ये चीज कभी यूज नहीं करनी, ये एक्सप्रेशन नॉर्मली आप तभी यूज करेंगे जब साइन कॉस के फंक्शंस अगर आ रहे हैं, तो उस केस में आपको देखना पड़ सकता है। वैसे भी इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एरिया की। आपको यही कॉन्सेप्ट में यूज करना हमेशा एरिया इन वन पीरियड, क्योंकि नॉर्मली जो सिग्नल्स आपको मिलेंगे वो आपको ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर इस टाइप की शेप के अगर मिल रहे हैं तो उसका एरिया फाइंड करना, ज्योमेट्रिक जो आपके मेथड्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल है तो विड्थ इनटू हाइट, वो चीज ज्यादा इजी है, तो आप इसको यूज करेंगे। an और bn के लिए जो रिजल्ट्स आप लिखते हैं, इसकी भी अगर वैल्यू देख लें तो ये आपने लिख लिया, ये 1 अपॉन टी, an इक्वल्स टू लिखते हैं आप 2 अपॉन टी, इंटीग्रेशन कोई भी एक टाइम पीरियड के लिए फिर से xt इंटू कॉस n ओमेगा नॉट t dt, एंड bn इज इक्वल्स टू अगेन 2 अपॉन टी, टाइम पीरियड t के लिए xt इंटू साइन n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है ये चीज। अब हम यहां से, अभी हमने सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हमने लिखे हैं, यहां से हम कैसे इनको डिफाइन करते हैं। और लास्ट जो आपकी टर्म है आपका, दैट इज पोलर फूरियर सीरीज, पोलर फूरियर सीरीज। तो पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सिग्नल को xt इक्वल्स टू a नॉट प्लस, इट इज समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos of n ओमेगा नॉट t माइनस थीटा n। ये आपकी पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज है। यहां से अगर आप देखें तो ये जो an स्क्वायर की वैल्यूज होंगी, ठीक है, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बस अभी हमने तीनों फॉर्म यहां पर लिख लिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनके लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की निकालने की हमें जरूरत भी नहीं थी। अभी हम देखेंगे कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चन गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ही आपका पूरा सोल्यूशन वहीं पर आपको दिख जाना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएं कि आपको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना है, अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के रिलेशन से कंपेयर कर लीजिए। अगर आप इससे कंपेयर कर पा रहे हैं अपने सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन को, तो आप एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। अगर आपने जो भी सिग्नल आपके पास गिवन है, अगर आप उसको इस रिलेशन से कंपेयर कर पाए, अगर आपके सिग्नल में आपको दिख रहा है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है और 2 साइन के टर्म लिखे और कुछ भी नहीं लिखा, और उसके लिए आपको अगर फूरियर सीरीज डिफाइन करनी, तो सिंपली अगर आप इससे कंपेयर कर लें तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि उसमें फूरियर सीरीज कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं। तो ये पहले तो हमें ये तीनों फॉर्म समझ में आने चाहिए, तीनों फॉर्म हमें याद रहने चाहिए।
अब कहीं कहीं पर बुक्स में अगर आपको यहाँ a0/2 दिखता है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर ये a0 में फिर यहाँ पर 2/t उन्होंने लिया होगा, जिससे कि तीनों फॉर्मूले में आपको एक जैसा याद रह सके। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एवरेज वैल्यू है उसको एवरेज वैल्यू ही रहने देते हैं, इसको हम 2/t नहीं करते। एवरेज वैल्यू निकालने का ये सिंपल मेथड है हमारा, एक टाइम पीरियड के लिए एरिया निकालिए, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए। तो अब अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखें, ये जो भी चीजें हमने लिखी हैं, तो अभी तक हमने बस ये डिस्कस किया कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को जो या तो साइनोसॉइडल हो या नहीं हो, हमेशा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज देखकर हम कह सकते हैं कि उसी को हम डीसी के साथ साइन और कोसाइन के टर्म्स में भी हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसको ही हम कह सकते हैं कि हम पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें कुछ कंडीशंस भी, डिरिचलेट कंडीशंस भी आपको देखनी है, जिसको मैं सिर्फ बोल देता हूं, आप वो समझ लेना, क्योंकि बस वो थ्योरी का पार्ट है। तो उसको वैसे भी हमने कई बार डिस्कस किया भी है कि डिरिचलेट कंडीशन सफिशिएंट कंडीशंस हैं। अगर डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो डेफिनेटली आप फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पीरियोडिक सिग्नल को दे सकते हैं। तो क्या है वो प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सिग्नल को अगर आप एक टाइम पीरियड में देखें तो सिग्नल आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, एक टाइम पीरियड में जो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं वो हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूटीज का नंबर भी फाइनाइट होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू भी वहां पर आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, आप अगर देखें तो जैसे आपने लिखा कि सिग्नल का हमारा क्या होना चाहिए, एक टाइम पीरियड के लिए एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज अभी जो हमने फॉर्म्स लिखे हैं, तो देखिए डिरिचलेट कंडीशन समझ गए, सिग्नल एक टाइम पीरियड के लिए एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, नेक्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए और मैक्सिमम मिनिमा का भी जो नंबर होना चाहिए एक टाइम पीरियड में वो भी फाइनाइट होना चाहिए। चार कंडीशंस डिरिचलेट कंडीशंस के नाम से आप जानते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अभी हमने लिखा अगर हम पहले ले लें, देखिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हर हार्मोनिक के। जैसे आप अगर सबसे पहले ये देख लें कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फूरियर सीरीज, तो आप यहां से आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एप्लीकेशन है यहां पर, अगर हमें फाइंड करनी है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पावर ऑफ द सिग्नल, पावर ऑफ सिग्नल, या आपको डिफाइन करना है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। जब भी आपको ये डिफाइन करने हैं, आपको अगर प्लॉट करना है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम अगर आपको प्लॉट करना है, इसका फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है, फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है किसी सिग्नल के लिए, जो सिग्नल हमारा कैसा हो, कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल होना चाहिए। अगर पीरियोडिक नहीं है तो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो चेक करना है कि पीरियोडिक है या नहीं। पीरियोडिक अगर है तो उस सिग्नल के लिए हम इतनी चीजें, ये सभी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग फूरियर सीरीज। तो देखिए अभी जैसे हमने लिखा, इसको अगर आप देखें, ये देखिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मतलब, अगर हम कहें कि इस रेक्टेंगुलर पल्स को हम साइनोसॉइडल सिग्नल्स के टर्म्स में दिखाने वाले हैं या फिर हम एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में दिखाने वाले हैं, तो इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे साइनोसॉइडल सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड होना चाहिए जो एग्जैक्टली इसी फ्रीक्वेंसी का है। फिर इस साइनोसॉइडल सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड होना चाहिए, इस दूसरे और जो सिग्नल्स लगेंगे उनका क्या एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो किस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का क्या कोफिशिएंट है, क्या एम्पलीट्यूड आप ले रहे हैं, वो चीजें डिसाइड करेगी कौन, फूरियर सीरीज। अगर आपको किसी भी सिग्नल में प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को देखना है कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमारे हैं यहाँ पर, तो उसको भी आप किसके थ्रू डिफाइन करेंगे, फूरियर सीरीज के थ्रू। तो अगर हम देखें, ये हमने लिख दिया कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो अभी अगर हम देखें, सबसे पहले आपने लिखा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में आपने लिखा कि सिग्नल xt को हम क्या लिखेंगे, a नॉट प्लस समेशन, एक ही में लिख देता हूं यहां पर, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा नॉट t एंड प्लस bn sin n ओमेगा नॉट t, ये हमने लिखा। अगर आप इसको ओपन करते, अगर आप इसको ओपन करते तो क्या चीज मिलती है आपको, a नॉट प्लस, इसको अगर ओपन करेंगे इस टर्म को, तो a1 cos 1 ओमेगा नॉट t, a2 cos 2 ओमेगा नॉट t, ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी। a1 cos 1 ओमेगा नॉट t, a2 cos 2 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी।
फिर हमारे पास साइन वाले टर्म्स को जब हम समेशन पुट करके ओपन करेंगे तो b1 साइन 1 ओमेगा नॉट टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये आ गई हमारे पास। तो देखिए ये चीजें बहुत लगता है कि क्यों लिख रहे हैं बार बार, सबको पता है, लेकिन पता तो है, हम यूज नहीं करते। अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता है कि हमें अगर बोला गया फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दीजिए तो उसके लिए बताइए कि कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो अगर आप इस फॉर्म में बस रिप्रेजेंट कर लें तो विदाउट एनी यूज ऑफ फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहां से देखकर ही बता सकते हैं कि फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स क्या है। अगर यहां पर ये हमारे पास xt की वैल्यू आ गई, अब यहां से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर हम यहां से देखें, अगर हमें ये चीज तो पता है कि ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये जो a0 होगा, ये जो a0 होगा मतलब जो भी डीसी वैल्यू है ये क्या बता रही है, सिग्नल का एवरेज बता रही है। अगर कहीं पर a0 की वैल्यू 0 है मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब उस पीरियोडिक सिग्नल की डीसी वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी है, उसकी 0 है। अब इन सारे टर्म्स को अगर आप देख रहे हैं तो इन सभी टर्म्स में जैसे यहां पर लिखा है a1 cos 1 ओमेगा नॉट टी, तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस xt की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। xt में दो चीजें होंगी, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा और इसकी क्या होगी, कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। इसी ओमेगा नॉट को आप लेकर चल रहे हैं और यहां पर अगर आपने cos 1 ओमेगा नॉट टी लिखा मतलब ये cos की उस फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट जो आपके सिग्नल की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये आपके cos के उस फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से डबल है। ये आप समझ रहे हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कि फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है, अगर फंडामेंटल कंपोनेंट का मतलब कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी x ऑफ t की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये टर्म यहां भी आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा नॉट है और इस साइन वाले टर्म में भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट है। तो अगर यहां से हमसे पूछा जाता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ x ऑफ t, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, a1 cos 1 ओमेगा नॉट t प्लस b1 sin 1 ओमेगा नॉट t, जिसको आप ऐसे लिख सकते थे, अगर हमारे पास कभी a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t होता है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर होता तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t, जिसको हम यहाँ पर ओमेगा नॉट t लिया हमने, प्लस tan इनवर्स b अपॉन a। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी a1 है और a की वैल्यू b1 है, तो tan इनवर्स a1 अपॉन b1, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने देखा कि फंडामेंटल कंपोनेंट अगर हमसे पूछा गया तो फंडामेंटल कंपोनेंट अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है। अगर इसको हम कंबाइन कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट इस अब साइन वेव को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है साइन वेव का, ये इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मतलब अगर आप देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ये वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड आपको पता है तो इसमें पावर भी लिख सकते थे आप। इसके लिए पावर की वैल्यू क्या होती, पावर इन फंडामेंटल कंपोनेंट, पावर इन फंडामेंटल कंपोनेंट क्या वैल्यू होती, पावर की वैल्यू एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2। अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का आपने अंडर रूट था स्क्वायर ले लिया और डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगी, इसके पावर की वैल्यू होगी, जहां पर ये a1 और b1 क्या है, जो an और bn आप लेते हैं उनकी वैल्यूज हैं n इक्वल्स टू 1 और 1 पर। ठीक है ये चीज। अब यहीं से अगर हमें डिफाइन करना होता, जैसे आपने ये फंडामेंटल कंपोनेंट कहा तो आपने ये a1 और b1 ले लिया, a1 और b1 मतलब जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 ओमेगा नॉट थी, कॉस और साइन के वो सिग्नल्स आपने ले लिए। अब अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाता कंपोनेंट ऑफ nth हार्मोनिक, किसी पर्टिकुलर हार्मोनिक का अगर आपसे कंपोनेंट पूछा जाए तो nth हार्मोनिक का कंपोनेंट क्या क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कॉस में भी n ओमेगा नॉट हो और साइन में भी n टाइम्स ओमेगा नॉट हो, उसको क्या कहेंगे हम, वो हमें nth हार्मोनिक के कंपोनेंट्स को दे रहा है। तो यहां से अगर आप देखें तो an cos n ओमेगा नॉट टी एंड प्लस bn sin n ओमेगा नॉट टी, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमसे थर्ड हार्मोनिक का कंपोनेंट पूछा जाता तो क्या लेते हैं हम, a3 cos 3 ओमेगा नॉट टी प्लस b3 sin 3 ओमेगा नॉट टी। तो वही हम कह रहे हैं कि an sin, अगर हमसे पूछा जाए nth हार्मोनिक का कंपोनेंट तो एक हमारा cos में से टर्म आएगा, एक sin में से टर्म आएगा, तो आपने ये लिख लिया।
अगर इसी कॉन्सेप्ट से हम देखें तो फिर से हम क्या कह सकते थे कि इसके जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक के कंपोनेंट की एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? इट इज अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। और इसके लिए अगर हम देखें पावर, तो पावर की वैल्यू क्या होगी? an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगी। ठीक है ये चीज। अब अगर हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के साथ, तो देखिए यहीं से आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं इसको, और रिलेशन जब आपको मिल जाएगी दोनों में तो आप इजीली उसको हर जगह यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको जो चीज, जो फॉर्म ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम रिलेशन देखेंगे सभी फूरियर सीरीज में, जो हमने यहां पर लिखी है अभी तीनों फूरियर सीरीज। अगर हमने यहीं पर एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज को कंसीडर किया, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, वहां आपने कैसे रिप्रेजेंट किया एक्स टी को? आपने लिखी सिंथेसिस इक्वेशन समेशन फ्रॉम, अगर हम सी एन के नाम से लिख लेते हैं, तो अगर हम ले लें n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन, और यहां पर लिखा आपने e टू द पावर प्लस जे एन ओमेगा नॉट टी। पहले आपने यहां पर ए के लिया था तो यहां के से लिख रहे थे, यहां पर भी जे के ओमेगा नॉट टी लिया था। कंपेयर करने के लिए हमने सी एन के टर्म्स में ले लिया क्योंकि ए और बी वहां पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ओपन करते क्या चीज मिलती है आपको? x ऑफ टी इक्वल्स टू ये ऐसी चीज मिलती है आपको। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आप पुट कर रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से पुट करते आए, n की वैल्यू -2 पुट की, यहां भी -2 पुट की, ऐसे ही आप -1 0 1 2 के लिए देख रहे हैं। तो अगर आप देखें 0 जब आप पुट करेंगे n की वैल्यू, मतलब 0th हार्मोनिक का जो कंपोनेंट बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, ये 0 इंटू ओमेगा नॉट को हम क्या समझ सकते हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? 0 है। तो ये आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? ये टर्म तो पूरा 1 बन जाएगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा? C0 बचेगा। तो ये जो C0 है, ये C0 क्या बता रहा है हमें? फिर से ये हमें क्या बताता है? एवरेज वैल्यू। इज अगेन एवरेज वैल्यू। जैसा आप वहां पर A0 से लिखते थे, जो कांस्टेंट टर्म होता था, क्योंकि ये टर्म आपको दिख रहा है कांस्टेंट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 है, ये आपको एक डीसी टर्म मिलेगा। तो ये फिर से सिग्नल x ऑफ टी की क्या बताएगा? ये एवरेज वैल्यू बताएगा। अब यहां से अगर आप इसमें किसी भी टर्म के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहां पर डिफाइन किया, जैसी चीज आप यहां डिफाइन कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ nth हार्मोनिक, अगर आप यहां डिफाइन करें कंपोनेंट ऑफ nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक्स का हम यहां से कंपोनेंट डिफाइन करते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि एक ही सिग्नल के लिए आप चाहे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन दे या ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे, nth हार्मोनिक के कंपोनेंट दोनों में सेम होने चाहिए। तो अगर आप यहां से nth हार्मोनिक का कंपोनेंट देखेंगे, जैसे अगर आपको यहां से पूछा जाता फर्स्ट हार्मोनिक का कंपोनेंट, अगर यहां से आपसे पूछा जाता फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल कंपोनेंट, तो क्या वैल्यू होती फंडामेंटल कंपोनेंट की? जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी जिन एक्सपोनेंशियल्स की ओमेगा नॉट दिख रही है, तो यहां पर दिखा ओमेगा नॉट और यहां पर फिर से पॉजिटिव में ओमेगा नॉट, तो ये दोनों मिलाकर फंडामेंटल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट अगर हमें लिखना होता तो क्या क्या लिखते हैं हम? C1 e to the power j 1 ओमेगा नॉट t एंड प्लस C minus 1 e to the power j minus 1 ओमेगा नॉट t। तो हमने माइनस को पहले लिख लिया, तो ये चीज हमारा क्या बताती है इस केस में? फंडामेंटल कंपोनेंट बताती। अब आपको अगर nth हार्मोनिक का कंपोनेंट चाहिए, तो ऐसे ही अगर हम C फर्स्ट हार्मोनिक का ले रहे हैं तो C1 C minus 1 आया, यहां पर भी J 1 ओमेगा नॉट t J minus 1 ओमेगा नॉट t आया। अगर हम nth हार्मोनिक का कंपोनेंट डिफाइन करेंगे तो क्या वैल्यू होगी? इट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम? Cn e to the power j n ओमेगा नॉट t एंड प्लस C minus n e to the power minus j n ओमेगा नॉट t, ऐसा लिख सकते हैं हम। जैसे 1 के लिए लिखा 1 और -1, यहां भी 1 और -1 मल्टीप्लाई किया ओमेगा नॉट में, ऐसे ही Cn और C minus n हमने लिखा और यहां पर ओमेगा नॉट में n और -n मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cn इनटू ये जो वैल्यू हमारी e to the power j n ओमेगा नॉट t, इसको आप क्या लिख सकते थे? cos n ओमेगा नॉट t प्लस j sin n ओमेगा नॉट t। और इसी तरह अगर आप इसको ओपन करते तो C minus n cos n ओमेगा नॉट t माइनस j sin n ओमेगा नॉट t, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। इन एक्सपोनेंशियल्स को अगर आपने साइन के टर्म्स में डिकम्पोज कर दिया,
अब यहां से अगर आप देखें तो cos ओमेगा n ओमेगा नॉट टी का कोफिशिएंट एक बार आपको Cn दिख रहा है और cos n ओमेगा नॉट टी का कोफिशिएंट C माइनस n भी दिख रहा है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज Cn n प्लस C माइनस n इंटू cos n ओमेगा नॉट टी। ऐसे ही अगर आप देखें तो हम और क्या लिख सकते हैं, प्लस j टाइम्स Cn एंड माइनस ऑफ C माइनस n इंटू साइन n ओमेगा नॉट टी। अगर हमने साइन n ओमेगा नॉट टी का कोफिशिएंट देखा तो यहां से कोफिशिएंट दिख रही है वैल्यू JCn और यहां से कोफिशिएंट की वैल्यू दिख रही है माइनस JCn। तो अगर हमने j कॉमन कर लिया तो आप लिख सकते हैं Cn माइनस C ऑफ माइनस n साइन n ओमेगा नॉट टी। अब ये दोनों चीजें, ये आपने यहां से लिखा और यहां से लिखा, ये दोनों देखिए क्या बता रही है आपको, ये पूरा दिख रहा है यहां से, ये यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है ब्लू इंक तक। तो देखिए यहां से आपको ये दिख रहा है कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से फंडामेंटल कोफिशिएंट लिखा तो हमने लिखा an nth हार्मोनिक का कोफिशिएंट an cos n ओमेगा नॉट टी प्लस bn sin n ओमेगा नॉट टी। यहां से भी वैसी ही चीज आ रही है, एक टर्म इंटू cos n ओमेगा नॉट टी और फिर ये दूसरा टर्म इंटू sin n ओमेगा नॉट टी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते, अगर आप इसको इक्वेशन 2 मान लेते और इसको इक्वेशन 1 मान लेते, इक्वेशन 1, तो यहां पर साइन जो cos का कोफिशिएंट है वो an है और साइन का कोफिशिएंट bn है, तो यहां पे भी आपको वही चीज मिलनी चाहिए। तो अगर आप इसको कंपेयर करते तो आप ऐसे लिख सकते थे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या वैल्यूज मिल रही है आपको, वहां से जो हमारे an की वैल्यू है, an की वैल्यू यहां पर cos का कोफिशिएंट है दैट इज Cn प्लस C माइनस n, Cn प्लस C माइनस n, और bn की जो वैल्यू है दैट इज j टाइम्स Cn माइनस ऑफ C माइनस n। अगर ऐसी वैल्यू हमारे पास, अगर हम ये j का टर्म यहां ले आए तो इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं हम, अगर हम यहां से j हटा लें तो इसको हम bn अपॉन j लिख सकते हैं, ये ठीक है। और 1 अपॉन j को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस j लिख सकते हैं। तो यहां से भी हटाकर हमने फाइनली इसको क्या लिख लिया, इसको हमने माइनस JBn लिख लिया, ठीक है ये चीज। अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, अगर हमने दोनों को सिंपली ऐड कर दिया होता तो ये कैंसल आउट हो गए। यहाँ क्या वैल्यू मिली आपको, an माइनस JBn और इक्वल्स टू व्हाट, Cn प्लस Cn दैट इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ Cn। तो इसलिए यहां से अगर हम देखें तो Cn की वैल्यू आ गई हमारे पास an/2 माइनस j टाइम्स bn/2। तो ये हमारे लिए एक रिजल्ट आ गया। अगर ऐसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट आता C माइनस n इक्वल्स टू an/2 एंड प्लस j टाइम्स bn/2, ऐसी वैल्यू आ जाती। तो अगर आप इनको कंपेयर करें, मतलब आपने देखा कि अगर हम देखें तो Cn हम फाइंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स अगर हमारे पास an और bn की वैल्यूज पता हो, मतलब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स अगर पता हो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम an को डिफाइन करना चाहें इन टर्म्स ऑफ Cn, तो क्या दिख रहा है हमें, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, Cn का रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी टर्म j को छोड़कर जो चीज है मतलब माइनस bn/2 वो क्या हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आप देखें Cn का रियल पार्ट an/2 के बराबर अगर है तो आप an को क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Cn, ऐसा कह सकते हैं आप। an की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, अगर हमें एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पता है उसके रियल पार्ट को देख लीजिए, जितना भी रियल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज से ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज an की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम bn लिखते हैं तो bn की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Cn। अगर आप यहां से देखते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Cn की क्या वैल्यू है, इट इज माइनस bn/2, j को छोड़कर जो भी टर्म है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, मतलब माइनस bn/2 इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Cn, देयरफॉर वी कैन राइट bn इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Cn। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, और दोनों ही केसेस में आपको ये पता है कि जो C0 है वही हमारा A0 है इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है ये। तो अगर हमें एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पता हो तो उनको जैसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो रियल पार्ट देख लिया हमने, इमेजिनरी पार्ट देख लिया, हो गया हमारा an और bn हमें मिल गए। an bn पता है तो उनको कंबाइन कर लिया इस फॉर्म में और हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट Cn आ गया। तो ये चीज समझ रहे हैं हम। अब अगर आप यहां से देखते तो जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता, चाहे आप Cn का मैग्नीट्यूड देखें या C माइनस n का मैग्नीट्यूड देखें, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ Cn देखें या मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस n देखें
ये दोनों वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया तो अंडर रूट ए एन स्क्वायर बाई 4 प्लस अंडर रूट बी एन स्क्वायर बाई 4, तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर आपको क्या मिलेगी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई 2 मिलेगी। ठीक है ये चीज। अगर आप देखें फेज एंगल, अगर हम सी एन का फेज एंगल देखें तो tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल नेगेटिव साइन है, तो आपको यहां से ये वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस ऑफ tan इनवर्स बी एन अपॉन ए एन। और अगर आप c माइनस एन का फेज एंगल देखते तो वहां से आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलती tan इनवर्स ऑफ बी एन अपॉन ए एन। ये चीज दिख रही है हमें, यहां से देखते तो वैल्यू क्या आती? बी एन अपॉन ए एन आती। तो मैग्नीट्यूड हमारा सी एन का ये किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। अब यहां से देखिए कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के केस में हमने ये डिफाइन किया कि nth हार्मोनिक का कंपोनेंट इतना होगा, और इसका अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो nth हार्मोनिक के कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर होगा। और अभी हमने क्या देखा कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई 2, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें सी एन का मैग्नीट्यूड मिलता है। मतलब इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन लिख सकते हैं इसको हम। अगर हम कंपेयर करें तो ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को अभी हमने देखा कि 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस एन लिख सकते हैं। तो अगर हमें ये फंडामेंटल कंपोनेंट अगर बताना है तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को यूज कर रहे हैं तो हमें ए एन बी एन दोनों फाइंड करके आना पड़ेगा। अगर सिर्फ हमें एम्पलीट्यूड बताना होता तो हम सी एन अगर फाइंड कर लेते तो उसी में से क्योंकि ये चीजें भी आ जाती तो डायरेक्टली 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ nth हार्मोनिक, एम्पलीट्यूड या कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, पावर इन फंडामेंटल कंपोनेंट, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन हमें दिख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में, अब ऐसे ही आपने और कौन सी फूरियर सीरीज डिफाइन की? आपने और डिफाइन किया पोलर फूरियर सीरीज। इस केस में आपने लिखा कि फूरियर सीरीज में हम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए नॉट एक कांस्टेंट मतलब एवरेज वैल्यू और प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस थीटा एन, ऐसा लिखा आपने। अगर आप इसको ओपन करते, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट ए नॉट प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। अगर हम ए एन इंटू ये कॉस ऑफ, ये यहां पर हमारा ब्रैकेट जो है वो कहां से है? ये एन ओमेगा नॉट टी माइनस थीटा एन, ये हमारे ब्रैकेट में, ठीक है। आप इसके बाहर भी एक ब्रैकेट ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब इस चीज को हम और क्या लिख सकते थे? कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस थीटा एन एन प्लस साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू साइन थीटा एन, ऐसा लिख सकते थे हम। इसी को अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें और, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। एक बार हम कॉस के टर्म्स के लिए समेशन यूज कर लेते हैं, दूसरी बार हम साइन के लिए यूज कर लेंगे। तो कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं आप? ए एन कॉस थीटा एन इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी एन प्लस समेशन फॉर एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन साइन थीटा एन इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी। अब जैसे ही आपने इसको अगर कंपेयर किया अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से, तो आपको क्या दिख रही है वैल्यू? आप यहां पर अगर इस चीज को अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक से देखें डायरेक्टली, ये चीज इसकी जगह पर बस क्या होता था? ए एन होता था, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, और यहां क्या होती थी वैल्यू? बी एन होती थी, बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। तो आपको यहां से कंपेयर करके डायरेक्टली वैल्यूज दिख रही हैं कि ए एन और बी एन की वैल्यूज अगर हम कंपेयर करें तो ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन कॉस थीटा एन एंड बी एन इज व्हाट? ए एन साइन थीटा एन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम ये एंगल डिफाइन कर दें थीटा, अगर हम ये परपेंडिकुलर डिफाइन कर दें बी एन, और ये अगर हम ले लें ए एन, तो इसका जो हाइपोटेनियस आएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आएगी? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर आएगी, ठीक है ये चीज। तो ये आपने देख लिया। अब ऐसे ही अगर आप यहां से यहीं से आप अगर डिफाइन करते, अगर आप ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर करते तो यहां वैल्यू मिलती ए एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एन, ए एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन। तो ए एन स्क्वायर कॉमन आ जाता और कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एन की वैल्यू 1 मिल जाती। मतलब
ये हमने देख लिया an और bn कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर यहां से हम अगर देखें कि पोलर फूरियर सीरीज के कोफिशिएंट को an हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया हमारा an इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, पोलर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट में से an की वैल्यू मिलेगी। अब लेकिन हमें एक और चीज क्या चाहिए, अगर हमें फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन देना है तो ओमेगा नॉट पता है अगर, तो ये टर्म तो ऐसे ही लिख लेंगे हम, cos n ओमेगा नॉट t, ये टर्म तो आ गया। हमें an चाहिए और थीटा n चाहिए और a नॉट चाहिए, तो a नॉट तो सब में सेम है एवरेज वैल्यू। an आपने डिफाइन कर दिया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पता है तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इस थीटा n की वैल्यू को देखना चाहें तो देखिए यहां से, ये आप यहां से थीटा n अगर डिफाइन करेंगे अगर आप यहां से tan थीटा डिफाइन करते तो वैल्यू क्या होती, bn अपॉन a। तो थीटा को क्या कह सकते हैं आप, tan इनवर्स bn अपॉन a। ये आप यहीं से देख लीजिए, अगर आप यहां से bn अपॉन an करते तो an कैंसिल हो जाता, sin थीटा n अपॉन cos थीटा n मिलता, मतलब आपको tan थीटा n की वैल्यू मिलती। तो tan थीटा n की वैल्यू क्या आती, bn अपॉन an, इसलिए आप थीटा n को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स bn अपॉन an लिख सकते हैं। तो पहली चीज आपको an अगर फाइंड करना है, पोलर फूरियर सीरीज का ये कोफिशिएंट an, तो वैल्यू आ जाएगी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। और अगर आपको थीटा n फाइंड करना है देन इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स bn अपॉन an। इससे हमें क्या मिल जाएगा, थीटा n मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम और क्या लिख सकते थे, अगर हम अपने एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज से कंपेयर करें तो अभी हमने देखा है कि इस चीज को हम 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ cn लिख सकते हैं। ये अभी देखा हमने, अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर को हम 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ cn लिख सकते हैं। और इस चीज को आप या तो लिख सकते हैं माइनस टाइम्स फेज एंगल ऑफ cn, या फिर आप लिख सकते हैं सिंपली फेज एंगल ऑफ c ऑफ माइनस n। ये देखिए हमने cn का फेज एंगल यही चीज डिफाइन की, लेकिन नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आया मतलब हम क्या कह सकते हैं, इट इज माइनस ऑफ फेज एंगल ऑफ cn, या फिर जो हमारे c माइनस n का फेज एंगल, इट इज नॉट माइनस cn, इट इज व्हाट, c ऑफ माइनस n। ये क्या हमारा c ऑफ माइनस n, इसका फेज एंगल, तभी आपने ये डिफाइन किया। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे। तो अब यहां से अगर आपसे पूछा जाता nth हार्मोनिक का कंपोनेंट, तो यहां से nth हार्मोनिक का कंपोनेंट क्या आता, इस रिप्रेजेंटेशन से nth हार्मोनिक का कंपोनेंट आता an cos n ओमेगा नॉट t माइनस थीटा n, यही हमारा nth हार्मोनिक का कंपोनेंट है। तो अगर आपने थीटा n डिफाइन कर लिया, an डिफाइन कर लिया अपने ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, तो आप ये रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे अगर हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने ये तीनों फॉर्म्स डिस्कस किए, इसको हम कैसे यूज करेंगे किसी सिग्नल के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के इवैल्यूएशन में। तो यहाँ से चीजें बिल्कुल इजीली आपको समझनी है। और अगर स्टूडेंट्स का फूरियर सीरीज में कॉन्फिडेंस नहीं आता, रीजन बस यही हो सकता है कि वो कुछ बेसिक चीजों पे फोकस अगर नहीं कर पाते, तो वो बेसिक चीजें हमें स्किप बिल्कुल नहीं करनी, और आप उनको समझते हुए अगर देखेंगे, प्रॉपर नोट्स अगर आप बनाएंगे, डेफिनेटली आप फूरियर सीरीज के क्वेश्चंस गेट में सॉल्व करके आएंगे। तो अब MSQs का टाइम है, तो आपको वैसे भी सारे बेसिक्स को लेकर ही चलना है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। तो जैसे अगर हम एप्लीकेशन देखें, हमने अभी ये बात की कि हमें कंपैरिजन करना है। अगर हमें फूरियर सीरीज फाइंड करना है तो जब तक पॉसिबल हो सके हम कंपैरिजन के थ्रू अपने फूरियर सीरीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले ये आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, फूरियर सीरीज पोलर के लिए भी लिख लेते हैं हम। xt हमने लिखा a नॉट प्लस an cos n ओमेगा नॉट t माइनस थीटा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सबसे बेसिक जो ट्रांसफॉर्म्स है, मतलब जो आपके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स देखना है आपको, जैसे अगर हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ओमेगा नॉट t, यहां पर कुछ भी वैल्यू लिखी हो, आपको ये पता है ओमेगा नॉट है, तब तो आपको दिख ही रहा है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पर 10 ओमेगा नॉट भी लिखा होता तो भी अगर आपसे पूछा जाता है इस कॉस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वैल्यू हमारी 10 ओमेगा नॉट होती और वही इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती। ये किसी और सिग्नल के रिस्पेक्ट में 10 ओमेगा नॉट लिखा हो सकता था, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी तो 10 ओमेगा नॉट, इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी।
तो अगर आप इसको लिखते हैं तो आप जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/2j e टू द पावर j ओमेगा नॉट t एंड प्लस 1/2j e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। जैसे ही आपके पास कोई साइनसोइडल सिग्नल आया तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल डिफाइन करना है तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए एक्सपोनेंशियल्स में। इस चीज का मतलब हम जानते हैं इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से आते हुए चीज कैसी हमारी a माइनस 2 e टू द पावर माइनस j 2 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन, a माइनस 1 माइनस j ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो जैसे ही हमारे पास ये टर्म आ गया, ये हमने अगर एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक कर दिया तो आपने इसको कंपेयर किया e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t से, तो k की वैल्यू कितनी दिखी 1। तो अगर k की वैल्यू 1 है मतलब इसका जो कोफिशिएंट है ये चीज हमारे लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट है किस हार्मोनिक का, k इज इक्वल्स टू 1 का। आपने इसको कंपेयर किया टू द पावर j k ओमेगा नॉट t, तो k की वैल्यू दिख रही है हमें -1, मतलब आप कहेंगे कि ये जो 1/2j है ये -1 हार्मोनिक का ये हमारा कोफिशिएंट है। तो जैसे ही आपको ये दोनों चीजें मिल गई, मतलब अगर आप इसका फूरियर सीरीज स्पेक्ट्रम अगर ड्रॉ करते हैं तो ये समझते हैं हम इसको, आप फूरियर सीरीज में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो फूरियर सीरीज स्पेक्ट्रम आएगा या पीरियोडिक सिग्नल्स का कभी भी जब स्पेक्ट्रम आएगा वो हमेशा ही डिस्क्रीट इन नेचर होगा। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम आ रहा है ये हमेशा हमारा डिस्क्रीट इन नेचर होने वाला है। तो यहां पर आप डिफाइन करते हैं कि इस पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस किस एक्सपोनेंशियल का कितना कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो उन एक्सपोनेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी से। जैसे इस एक्सपोनेंशियल की फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा नॉट, और इसके लिए क्या शो कर रहे हैं हम माइनस ओमेगा नॉट। तो यहां पर अगर हम इस एक्सेस को नाम दे दें के ओमेगा नॉट, मतलब ये के ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का क्या कंपोनेंट है उसके अगर कोफिशिएंट को बता रहा है, तो इस वैल्यू को हम लिख देते हैं ए के ओमेगा नॉट, मतलब ये उसके कोफिशिएंट की वैल्यू को बता रहा है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है के ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां पर एक्चुअल आपको समझ में आ गया कि ये के ओमेगा नॉट होना चाहिए इस एक्सिस में और यहां पर होना चाहिए ए के ओमेगा नॉट, लेकिन हम इसको लिखते क्या है, सिर्फ हम के ओमेगा नॉट नहीं लिखकर हम सिर्फ के लिखते हैं। अंडरस्टूड होता है कि ओमेगा नॉट हमारे इसमें मल्टीप्लाइड है और यहां पर भी आप ए के नहीं लिखकर इसको आप सिंपली क्या लिखते हैं ए के ओमेगा नॉट नहीं लिखकर ए के लिखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास के की किन किन वैल्यूज के लिए टर्म्स हैं, a1 और a-1 है। तो यहां हम कहें अगर कि k की वैल्यू 1 है, यहां अगर हमने कहा k की वैल्यू -1 है, तो हमें दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास दो इंपल्सेस है, ये डिस्क्रीट इंपल्सेस हैं हमारे। क्या वैल्यूज हैं इन दोनों की, वैल्यू कहें या एरिया कहें, दोनों के लिए हमने देखा स्ट्रेंथ कितनी है 1/2 है। तो k-1 और k1 का क्या मतलब समझेंगे आप कि इस cos ओमेगा नॉट t सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें k ओमेगा नॉट, मतलब k की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी k इंटू ओमेगा नॉट, मतलब 1 ओमेगा नॉट, और ये कितनी हमारी -1 ओमेगा नॉट। तो इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का एक एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा जिसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1/2 और एक माइनस ओमेगा नॉट का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल का जिसका फिर से एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, हम कहें उसके लिए एरिया की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए। तो ये चीज आपने देखी। अब ऐसे ही अगर हम लिखते कि अगर हमारे पास मान लीजिए होता सिग्नल हमारे पास दैट इज x of t इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा नॉट t, तो इसके लिए भी आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 1/2j e टू द पावर j 1 ओमेगा नॉट t एंड -1/2j e टू द पावर -j ओमेगा नॉट t। आपने फिर से कंपेयर किया इसको अपने सिंथेसिस इक्वेशन से a के e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t, मतलब आपको ये पता चला कि ये फर्स्ट हार्मोनिक का कंपोनेंट है, इट इज a1, और ये माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ बीच में क्या होना चाहिए साइन, समेशन है तो ये सभी साइन पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर ये माइनस आ रहा है तो माइनस साइन के साथ ये जो चीज है ये क्या है आपके लिए a-1। मतलब अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देखते तो इसके लिए हम अगर बनाते यहाँ पर k, बस हम यहाँ लिख रहे हैं अब, और ये हम ak लिख रहे हैं। तो ak की वैल्यू, k की वैल्यू जब -1 है वहां पर आपको वैल्यू दिख रही है -1/2j और k की वैल्यू 1 पर आपको ये वैल्यू दिख रही है +1/2j। ये फिर से हम डिस्क्रीट इंपल्सेस ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज ये माइनस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर कहें या हम कहें बस अगर हम k की वैल्यू लिख रहे हैं, अगर अंडरस्टूड है कि ये 1 से मल्टीप्लाइड होगा ओमेगा नॉट, ये वैल्यू है k की वैल्यू -1, इट इज k इक्वल्स टू 0 और यहां पर हमारी k की वैल्यू है 1। तो 1 जिस एक्सपोनेंशियल के लिए फ्रीक्वेंसी 1 ओमेगा नॉट होगी उसका हमें इतना कोफिशिएंट चाहिए, -1 वाले का ये कोफिशिएंट चाहिए। तो अभी ये जो आपने प्लॉट किया ये आपने उसकी एक्चुअल वैल्यूज को प्लॉट किया। अब अगर आप इसी में, ये आपका सिंपल ए के प्लॉट कहलाएगा, ये आपने देखा ये कॉस के लिए है, ये हमने साइन के लिए प्लॉट किया।
अब अगर यहीं पर मान लीजिए हम डिफाइन करें कि किस किस हार्मोनिक के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उस हार्मोनिक के कंपोनेंट्स ए के की क्या वैल्यूज हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ए के का मैग्नीट्यूड कितना है और ए के का फेज एंगल कितना है। अगर हम ये चीज देख लें तो यहां से जैसे अगर आपने देखा कि अगर हम इस साइन के लिए ड्रॉ करने वाले अगर वाले फंक्शन को देख लें तो हमें दिख रहा है के की वैल्यू +1 और -1 पर हमारे पास इंपल्सेस आ रहे हैं, मतलब बस वही कोफिशिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो k = 1 के लिए ए के की वैल्यू थी +1/2j और k = -1 के लिए ए के की वैल्यू थी -1/2j। ठीक है, ये चीज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम -j/2 भी लिख सकते हैं और इसको हम +j/2 लिख सकते हैं। ये 1/j का टर्म ऊपर आएगा तो -j और माइनस साइन प्लस। तो अगर आप यहां से देखें तो दोनों के लिए ही चाहे -j/2 हो या +j/2 हो, फेज जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 1/2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1/2 है। लेकिन अगर हम फेज एंगल देखेंगे तो शायद हमने कभी जरूर डिस्कस किया होगा कि कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास कोई नंबर्स है तो कैसे हम उसके लिए मैग्नीट्यूड और फेज एंगल देखते हैं। अगर नहीं किया हमने तो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो यहां जैसे ही आपको दिखा कि ये जो -j/2 इसको आप ऐसे समझिए, ऐसा लिखा हुआ आपके पास 0 - j/2, या हम इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + -j/2, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट ये वैल्यू है। तो इसका फेज एंगल कैसे निकालेंगे आप, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, रियल 0 है तो tan इनवर्स -∞ आपको आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में माइनस साइन है। तो tan इनवर्स -∞ की वैल्यू -π/2, तो इसका फेज एंगल क्या मिलेगा आपको -π/2 और इसका फेज एंगल आपको मिलेगा +π/2। तो अगर ये चीजें आपने देख ली तो इसी ए के प्लॉट के लिए जो भी आपका सिंपल ए के प्लॉट है, आप दो प्लॉट्स बना सकते हैं। एक को आप नाम दे सकते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए के विद रिस्पेक्ट टू के, एंड सेकंड आप प्लॉट कर सकते हैं फेज एंगल प्लॉट, दैट इज फेज एंगल ऑफ ए के विद रिस्पेक्ट टू के। तो हमने देखा मैग्नीट्यूड दोनों ही फ्रीक्वेंसीज पर सेम है, चाहे हम k की वैल्यू -1 पर देखें या k की वैल्यू 1 पर देखें, दोनों के लिए ही ये मैग्नीट्यूड्स क्या है हमारे 1/2 है। और फेज एंगल हमने देखा कि अगर हम -1 पर देखते हैं तो ये फेज एंगल +π/2 है और +1 पर ये एंगल कितना है हमारा -π/2। तो ये हमारे पास k = -1, k = +1, दिस -1 एंड +1। तो ये चीजें हमने क्या प्लॉट की, मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम्स हमने प्लॉट किए। तो क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये हमने तो एक सिंपल एग्जांपल से देखा। अब हमारे पास ऐसा कुछ भी एक सीक्वेंस, एक ऐसा कोई भी सिग्नल गिवन हो सकता है जिसके लिए हमें फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकालने पड़ सकते हैं और उन फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स का मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो अब इन्हीं एग्जांपल्स को अगर हम सिंपल मेथड से और देखने की कोशिश करें तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये अभी आपने क्वेश्चन लिया था, आपने लिया xt = cos ω0t, आपने इसके एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड किए। अभी हमने उसको a1 a-1 लिखा है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाए इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं कि इसके एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमें क्या मिले, c1 1/2 एंड c-1 अगेन इट इज 1/2। यहां से आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर आपको देखना होता कि इसमें हमारे साइन और कोसाइन के क्या टर्म्स होंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज अगर आपको फाइंड करनी होती, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में n की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। मतलब इसमें आपको माइनस के लिए नहीं देखना कि a -n क्या होगा, -3 क्या होगा, ये टर्म्स कभी नहीं आएंगे। तो अगर आप यहां से देखें इस c1 को क्या लिख सकते हैं हम, a1/2 - jb1/2, यही था हमारा रिलेशन an/2 - jbn/2। यहां से भी इसको क्या लिख सकते थे, c - n को भी इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मतलब c - 1 को क्या लिख सकते हैं हम, a1/2 एंड प्लस jb1/2। तो किसी भी एक को हम यूज कर लें हमें a1 और b1 की वैल्यूज मिल जाएगी, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली यूज कर लें तो आपको दिख रहा है कि अगर ये c1 इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 है, सिर्फ रियल नंबर है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मतलब रियल को रियल से कंपेयर करेंगे आप, जब इक्वेशन को कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि a1 की वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ c1, दैट इज व्हाट 1। रियल पार्ट कितना है 1/2 का, रियल पार्ट 1/2 ही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिली 1 मिली।
b1 की वैल्यू क्या होती, 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ c1, और c1 का इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए b1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अगर आपको a1 b1 पता चल गया तो इसमें c1 अगर है c1 और c-1 मतलब सिर्फ फर्स्ट हार्मोनी के कंपोनेंट्स हैं, तो an bn में भी आपको सिर्फ a1 और b1 ही मिलना था। तो यहां से आप डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकते थे, आपको यहां से a1 b1 मिल गया। अगर ये नहीं करके आप अगर इसको देखें और इसको कंपेयर करें, xt जो आपको लिया गिवन है आपको cos ओमेगा नॉट t, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, a0 प्लस a1 cos 1 ओमेगा नॉट t प्लस a2 cos 2 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी प्लस b1 sin 1 ओमेगा नॉट t प्लस b2 sin 2 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये चीज हमारा एक्सप्रेशन होती है। अगर आपने इसको कंपेयर किया, आपको जो सिग्नल xt गिवन है उसमें आपको कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा तो इस a0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब अगर आप इसको सिंपली कंपेयर कर लेते तो यहां से भी देखिए आप बता सकते थे कि a0 की वैल्यू कितनी है, इसके केस में 0 है। अगर हम a1 a2 देखना चाहते हैं cos के कोफिशिएंट्स, तो आपने देखा cos ओमेगा नॉट t, यहां भी cos ओमेगा नॉट t, इसका कोफिशिएंट a1 होना चाहिए, वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। मतलब यहां से देखकर ही आप कह सकते थे कि a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और किसी cos का टर्म आपको दिख रहा है, कोई दूसरा कोई cos का टर्म नहीं दिख रहा। मतलब a1 को छोड़कर बाकी सारे cos के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 0 हैं। अगर हमने bn को देखा तो यहां sin का कोई टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब ये bn के सभी कोफिशिएंट्स क्या है, हमारे 0 हैं। तो a1 इज 1 and all other coefficients an is 0 for n not equals to 1 and bn is 0 for all n। तो ये आपके पास फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आ गए। यहां से आप डायरेक्ट अगर आपने कंपेयर कर लिया होता तो आप यहां से देखकर ही बता सकते थे कि a0 a1 की वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये चीज हमने एक्सपोनेंशियल देख लिया। अब जैसे अगर इसी में आप देखें कि और क्या क्वेश्चंस आ सकते थे, जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया xt is equals to 2 plus 4 cos 3 pi by 2t and plus 6, अगर हम ले लें 6 cos 5 pi by 2t। ठीक है, 5 pi by 2t ले लेते हैं, 5 by 2t। अगर हमसे बोला जाए इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकालिए, क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है। अगर हमने यहाँ पाई लिखा था लेकिन अगर हमने पाई हटा दिया, तो अब आप अगर देखें तो ये तो डीसी है, डीसी प्लस पीरियोडिक सिग्नल हमेशा पीरियोडिक आएगा अगर ये पार्ट पीरियोडिक होगा। आपने देखा एक हम ये कंटिन्यूअस टाइम में देख रहे हैं और एक सिग्नल के कोफिशिएंट मतलब ओमेगा नॉट में पाई का टर्म है, दूसरे के ओमेगा नॉट में पाई का टर्म नहीं है। तो जब हम इनके टाइम पीरियड्स का रेशियो लेंगे तो वो हमारा पाई से इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, इसलिए इस केस में ये सिग्नल ही पीरियोडिक नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, वी कैन नॉट डिफाइन फूरियर सीरीज फॉर दिस गिवन सिग्नल। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है हमें डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पाई भी ले लेते हैं। तो इस चीज को, एक चीज तो आप क्या समझ गए, सबसे पहले ये देखना है कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिक है तो ही ट्राई करेंगे फूरियर सीरीज निकालने का। अगर दिख गया पीरियोडिक नहीं है तो ऑप्शन होगा वहां पर या फिर उसके टर्म्स में कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये चीज आ गई कि अगर हमारा ये सिग्नल पीरियोडिक है, तो अगर ये सिग्नल पीरियोडिक है, अब अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज डिफाइन करना है तो पहले आप इसको ब्रेक कर लीजिए एक्सपोनेंशियल्स में। जब भी आपको देखिए, सबसे पहली चीज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूज सिंथेसिस इक्वेशन टू फाइंड फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स इफ गिवन सिग्नल इज साइनोसॉइडल इन नेचर। साइनोसॉइडल अगर आपको दिख रही है सिग्नल की वैल्यू साइनोसॉइडल इन नेचर, तो उस केस में आप एनालिसिस इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। देखिए हमने ये दो इक्वेशंस लिखी थी, तो ये जो इक्वेशंस हम लिखते हैं जिसमें हम सिग्नल को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फूरियर सीरीज, ये हमारी तीनों ही क्या है, हमारी ये सिंथेसिस इक्वेशन है, ये सिंथेसिस इक्वेशंस है। तो सिंथेसिस इक्वेशन को आपको यूज करना है अगर आपका गिवन सिग्नल जिसके लिए आपको फूरियर सीरीज देखना है, अगर वो सिग्नल आपका साइनोसॉइडल नेचर का है, तो उस केस में आप इजीली कर सकते हैं यूजिंग सिंथेसिस इक्वेशन। तो यहां पर जैसे हमने देखा कि हमारा एक सिंथेसिस, ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल के फॉर्म में ये चीज गिवन है। क्योंकि ये साइनोसॉइडल है तो इसको हम डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं किसके टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल्स के टर्म्स में। इसलिए हमने कहा कि यहां पर सिंथेसिस इक्वेशन यूज करना इजी है। अगर आप इसको ब्रेक करते, फर्स्ट अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के लिए, अगर हमने इसको लिख लिया xt इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 बाई 2 e टू द पावर j 3 पाई बाई 2t एंड प्लस 4 बाई 2 e टू द पावर माइनस j 3 पाई बाई 2t, ये समझ रहे हैं।
cos 3π/2 को क्या लिखते हैं, e to the power j3π/2 प्लस e to the power माइनस j3π/2 डिवाइडेड बाई 2। उसको हमने अलग अलग करके अगर लिख लिया तो 4/2 और 4/2 वैल्यूज आ गई। ऐसे ही इसको ब्रेक करते तो क्या लिखते हैं हम, 6/2 e to the power j 5π/2t एंड प्लस 6/2 e to the power माइनस j 5π/2t। जैसे ही आपने ऐसा कर लिया तो आपने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में कर लिया, आपको कोफिशिएंट्स भी दिख गया। लेकिन हम कैसे डिफाइन करें कि ये जो कोफिशिएंट हमें मिल रहा है, चाहे ये 2 2 मिल रहे हैं या 3 3 मिल रही वैल्यूज, हम कैसे डिफाइन करें किस हार्मोनिक का कोफिशिएंट है। तो उसके लिए जब भी फूरियर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो प्रोसीड करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि इस सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए। अगर आप देखें, जब तक आप ओमेगा नॉट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको कंपेयर किससे करना है, आपको कंपेयर करना है xt इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी a k e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t से। इससे आपको कंपेयर करना, ठीक है। तो हमें ओमेगा नॉट पता होना चाहिए, तब हम देखकर बता पाएंगे कि ये एक्सपोनेंशियल किस हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किस हार्मोनिक का कोफिशिएंट है। तो वो डिफाइन करने के लिए अगर आपने देखा ओमेगा नॉट, हम ये जानते हैं कि डीसी प्लस पीरियोडिक सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक होगा और डीसी का कोई भी कंट्रीब्यूशन टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता। जो भी इस सिग्नल की टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी होगी, 2 को ऐड करने पर भी वो चीज मेंटेन रहेगी। तो अगर हमें सिर्फ इन दोनों के लिए देखना है कि इसका पीरियड क्या आएगा या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या लिखा था आपने, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर आप लिखें HCF ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज a cos ओमेगा नॉट t। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट 1 की वैल्यू 3π/2 और इसका आपको HCF लेना है किसके साथ, 5π/2 के साथ। यह आपने अगर लिया 5π/2, इन दोनों का HCF कैसे फाइंड करते हैं आप, अगर आपको HCF लेना है तो न्यूमरेटर्स का HCF लीजिए और डिनोमिनेटर्स का LCM लीजिए। तो क्या वैल्यू है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड करें तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी आपको, ये वैल्यू कितनी है, पाई। तो दोनों का HCF क्या आ गया, न्यूमरेटर्स का पाई और डिनोमिनेटर्स का LCM क्या आ गया, 2। मतलब हम कहेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है π/2। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी π/2 है, यहां अगर फ्रीक्वेंसी 3π/2 है, मतलब ये जो कॉस का सिग्नल है वो हमारे xt के थर्ड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कॉस 5π/2 का सिग्नल है ये हमारे xt के फिफ्थ हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सिग्नल में थर्ड, फिफ्थ और 0th हार्मोनिक के कंपोनेंट्स हैं। ये किस हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है, डीसी सिग्नल 0 हार्मोनिक को, 0 फ्रीक्वेंसी को। तो यहां से देखकर आप ये कह सकते हैं कि इस सिग्नल में 0, 3 और 5 हार्मोनिक्स के कंपोनेंट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर आपको ओमेगा नॉट पता चल गया और आपने इसको कंपेयर किया तो ये तो देखकर समझ गए डीसी वैल्यू है, मतलब ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये 2 हमारे लिए A0 की वैल्यू है। एवरेज वैल्यू कहें, डीसी वैल्यू कहें, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इसके बाद अगर आप यहां देखते e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t, ओमेगा नॉट हमारी क्या वैल्यू है, ये π/2 हमारा ओमेगा नॉट है। तो हमने कंपेयर किया e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t, तो k की वैल्यू कितनी है, 3 है। मतलब ये जो कोफिशिएंट है हमारा, ये कोफिशिएंट किस हार्मोनिक का है, थर्ड हार्मोनिक्स का। मतलब क्या कहेंगे कि हमारा A3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से आपने देखा e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t, तो यहां पर k की वैल्यू आपको दिखी -3, तो आप इसलिए लिख सकते हैं हियर A3 इज 4/2 दैट इज 2 एंड A -3 इज अगेन व्हाट, 4/2 दैट इज 2। आपने इसको चेक किया, π/2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये कोफिशिएंट हमारे फिफ्थ हार्मोनिक का कोफिशिएंट है। यहां π/2 में -5 से मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये हमारे -5th हार्मोनिक का कंपोनेंट है। तो क्या लिखेंगे हम, हमारे पास और वैल्यूज आ गई, A5 इज इक्वल्स टू 3 एंड A -5 इज अगेन इक्वल्स टू व्हाट, 3। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गया, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्टली यहां से एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लिया आपने। अगर आपको यहीं से डिफाइन करना होता इसके जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं, तो अब हम उस केस में हम इसको c के टर्म्स में लिख लेते हैं। मतलब अगर हम देखें तो C0 इक्वल्स टू A0, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में A0 आएगा वो इसके ही A0 के बराबर होगा। तो हमने उसको C0 नाम दे दिया सपोज, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अगर हम कहें कि ये हमारा थर्ड हार्मोनिक का कंपोनेंट है, मतलब C3 है, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो ये Cn किसके बराबर होता है, An/2 माइनस JBn/2। तो अगर ये C3 है तो ये किसके बराबर होगा, A3/2 माइनस JB3/2। आपको दिख रहा है ये रियल है, मतलब Bn की वैल्यू कितनी है, 0 है, और A3/2 की वैल्यू 2 है, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 की वैल्यू आ जाएगी 4। A3 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4 मिल गई। ऐसे ही अगर आप
इस वाले को कंपेयर करते अगर आप लिखते C5 that is equals to 3 which will be equals to A5 by 2 minus JB5 by 2। तो यहां से आप अगर कंपेयर करते तो फिर से, क्योंकि यहां पर इमेजिनरी टर्म 0 है, इसलिए आप कहते हैं कि B5 की वैल्यू 0 है और A5 की वैल्यू 2 into 3, मतलब यहां से आपको क्या वैल्यू मिल जाती, A5 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो आपके पास कोफिशिएंट्स आ गए, इतने ही कोफिशिएंट्स हैं इसमें, फर्स्ट और मतलब थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक के कोफिशिएंट्स हैं और 0 हार्मोनिक का कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंशियल में हमें A3 और A-3 दोनों डिफाइन करना पड़ता है, A5 और A-5 दोनों डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन इनसे कंबाइन होकर ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको सिर्फ एक ही टर्म मिला, दैट इज C3, मतलब A3 की वैल्यू मिली 4 और यहां पर आपको A5 की वैल्यू मिली 6। अगर आप इसको वेरीफाई करते, और इजीली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप इसको कंपेयर कर लेते अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज की एक्सप्रेशन से, जो आप क्या लिखते हैं, xt is equals to a0 plus summation n equals to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t, दोनों एक ही समेशन में हमने लिख लिया। तो जैसे ही आपको दिखा कि यहां पर साइन का कोई टर्म नहीं है, मतलब ये bn की सभी वैल्यूज आपने देख ली क्या है, 0 है। जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दिख रही है, डायरेक्ट आप यहां से देखकर क्या कह सकते थे, a0 की वैल्यू 2 है, bn की सभी वैल्यूज क्या है, 0 है। अब अगर हम इसको ओपन करते तो हमारे पास क्या टर्म्स आते, a1 cos 1 ओमेगा नॉट t, जहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको ओपन करते तो हमारे पास सीरीज कैसी होती, a1 cos पाई बाई 2t, a2 cos 2 पाई बाई 2t, a3 cos 3 पाई बाई 2t। तो आपने इसको जब कंपेयर किया तो आपको क्या दिख रही है वैल्यूज, अगर आप इसको ओपन करते तो आपके पास यहां से तो a1 से लेकर a इंफिनिटी तक के सभी आपके पास कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन जिस सिग्नल के लिए आप कोफिशिएंट्स फाइंड करना चाहते हैं उसमें आपको सिर्फ 3 into पाई बाई 2 का टर्म दिख रहा है और 5 into पाई बाई 2 का टर्म दिख रहा है। मतलब अगर आप, ठीक है, इसको आप अगर एक बार ओपन कर लें, ये xt की वैल्यू क्या आती, a0 प्लस a1 cos 1 ओमेगा नॉट t मतलब 1 पाई बाई 2t, a2 cos 2 ओमेगा नॉट t मतलब 2 पाई बाई 2t, प्लस a3 cos 3 पाई बाई 2t, a4 cos 4 pi by 2t and so on, a5 cos 5 pi by 2t and so on up to infinity। और इसके बाद फिर साइन का टर्म आता। तो हमने ये देखा कि जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्योंकि इधर कोई साइन का टर्म नहीं है, इसलिए साइन के सभी कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए bn की वैल्यू 0। हमने देखा यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है 2, इसलिए a0 की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 2 लिख दी। अब हमने कंपेयर किया, यहाँ इतने सारे टर्म्स होने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 पाई बाई 2t दिख रहा है और 5 पाई बाई 2t दिख रहा है। तो ये है हमारा 3 पाई बाई 2t और ये हमारा 5 पाई बाई 2t। इसके अलावा बाकी कोई कोफिशिएंट्स नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, इसके बाद का कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज कितनी हैं, 0 है। और इसको आपने कंपेयर किया cos 3 पाई बाई 2t, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ में आ गया आपको, इसलिए आपने ये a3 भी लिख रखा है। तो a3 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहां से कंपेयर करके क्या लिख दिया आपने, a0 आपको पहले पता चल गया था, bn आपको पहले पता चल गया था, यहां से आपको यह पता चला कि a3 की वैल्यू है 4 और a5 की वैल्यू कितनी है, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, दैट इज 6। तो यही रिजल्ट्स आपने यहां से भी एक्सपोनेंशियल से कंपेयर करके भी निकाले हैं, ये देखिए। तो ये छोटी छोटी चीजों पर इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसके बाद जब भी हमें साइनसॉइडल सिग्नल्स दिखेंगे तो उसको हम सिंपली अपने एक्सप्रेशन से कंपेयर करके ही उसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे। अब अगर साइनसॉइडल नहीं है तो उस केस में डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस इक्वेशन।